अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी के एनटीएस पास पेपर में आने वाले तमाम सवालात जो 2009 से लेकर 2019 तक आ चुके हैं। वो उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज मूव बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। हमें कहा जा रहा है एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 5 किलोग्राम है, इनिशियली रेस्ट में है और वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 न्यूटन के साथ एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। हमें वर्क डन बताना है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमें बताना है कि कितना वर्क डन किया। तो अब हमारे पास जो है वो फोर्स भी दी गई है, मास भी दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। ओके भाई, क्योंकि वर्क डन के लिए क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन F बराबर होता है किसके, F बराबर होता है ma के। तो A किसके बराबर हो गया, F अपॉन m। अब फोर्स कितनी है हमारे पास, 2 न्यूटन, मास कितना है 5। ओके, फोर्स हमारे पास 2 है, 5 हो गया ये, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। S बराबर होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो इनिशियली एट रेस्ट है तो VI क्या हो गया, 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो गया। डायरेक्ट हम हाफ वाली वैल्यू से आ जाएंगे 0.4 और टाइम कितना दिया गया है 10 सेकेंड ना। तो मैंने यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 और ये 0.2 हो गया। 0.2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 20 मीटर। अब वर्क डन हमारे पास क्या होता है Fs। अब फोर्स हमारे पास जो है वो कितनी है, फोर्स हमारे पास जो है वो 20 है। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट हमने जो है वो क्या कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने मालूम कर लिया है। ओके, फोर्स हमारे पास जो है वो 2 है, डिस्प्लेसमेंट 20 है। वर्क डन का हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 40 जूल इज द आंसर। 40 जूल हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एमसीक्यू इसका जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसा है वो मैंने आपके सामने यहाँ सॉल्व करके भी बता दिया। फिर उसके बाद जो है देखो बगैर कैलकुलेटर सॉल्व हुआ ना। फिर उसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है ये 2009 में आने वाला एमसीक्यू था। फिर उसके बाद हम तलाश करते हैं कि अगला एमसीक्यू इस चैप्टर से कौन सा आ चुका है पास पेपर में। तो अगला एमसीक्यू हमें जो मिल रहा है वो 2011 में मिल रहा है और वो 2011 में देखते हैं। ओके, मिल गया हमें। ओके, तो इसमें हमारे पास इसी चैप्टर से है अ 70 किलोग्राम मैन runs up a hill through a height of 3 meters in 2 seconds. His average power output is G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है 70 किलोग्राम का आदमी है, वो ऊंचाई पर जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर, 3 मीटर की 2 सेकेंड में। हमें कहा जा रहा है इज एवरेज पावर आउटपुट, इसका एवरेज पावर आउटपुट बताना है। जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पावर आउटपुट बताना है तो याद रखिएगा पावर हमारे पास जो है वो W अपॉन T के बराबर होता है और वर्क डन है ना, तो ये फोर्स जो होगी वो वेट के बराबर होगी mg, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर है t। हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। मास हमारे पास जो है वो 70 है, g की वैल्यू हम 10 कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे यही कहा गया है। हाइट है 3, टाइम हमारे पास है 2। तो अब ये क्या हो जाएगा 700 और ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, इसकी क्या करनी है, वैल्यू हमें पुट करनी है। तो अब हमारे पास 7 है, ये 3, 21 हो गया 21 और ये 2 0 हो गए। इसको 2 से डिवाइड किया तो 1050 वाट इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया, आपके सामने सोल्यूशन इस वक्त मौजूद है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1050 वाट। देखो बगैर कैलकुलेटर हुआ ना। ओके, फिर इसके बाद इसी 2011 में एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है इसी चैप्टर से। आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट।
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट, हमें कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर है, शर्त है कि ए में कहा जा रहा है देयर इज सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, बी में कहा जा रहा है देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, सी में कहा जा रहा है देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी, और ई में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन, जब फ्रिक्शन नहीं होगी तब दोनों, आइडियल कंडीशन की बात है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यू हमारे पास 2011 एनटीएस के पास पेपर में ये पूछा गया था। फिर इसके बाद हम तलाश करते हैं 2012 में, देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। आइए देखते हैं कौन सा एमसीक्यू है। तो 2012 में इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन 7000 न्यूटन एलिवेटर मूव फ्रॉम स्ट्रीट लेवल टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर अबव द स्ट्रीट लेवल। हमें कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क पड़ेगा जब 7000 न्यूटन की एलिवेटर जो है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है। तो सिंपल क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जितना भी वर्क डन किया जाएगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2.1 एक्सपोनेंट 6 जूल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर आप लेके जाओगे आपने जो भी वर्क डन किया है वो सब का सब इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 2013 में हम तलाश करते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू आया है। आइए देखते हैं वो कौन सा एमसीक्यू है। इसमें कहा जा रहा है अ 40 किलोग्राम ब्लॉक इज रेस्टिंग एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑफ द ग्राउंड इफ द ब्लॉक इज रिलीज एंड फॉल टू द ग्राउंड, व्हाट इज टोटल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर। हमें कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है, गौर से सुनिएगा, इसमें कहा जा रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास है 40 किलोग्राम, इज रेस्टिंग एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट पर है। इफ द ब्लॉक इज रिलीज एंड फॉल टू द ग्राउंड, अगर इसको रिलीज करते हैं और ये ग्राउंड पर आ जाती है, व्हाट इज इट्स टोटल एनर्जी एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो 2 मीटर की हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ना भाई। हमें क्या करनी है, तो हमें लगाना है mgh वाला फॉर्मूला, सिंपल। तो ब्लॉक है 40, 40, जी की वैल्यू 10 ले ली, हाइट 2 मीटर कह रहा है वो, तो क्या होना चाहिए, ये 8 और 2 0, 1 मिनट। ओके, ब्लॉक हमारे पास जो है, सॉरी 1 मिनट, ब्लॉक हमारे पास जो है वो 40 है, ओके, और इसकी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर है, और जी की वैल्यू हमें जो है वो क्या करनी है 10। ओके, तो जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है, व्हाट इज इट्स टोटल एनर्जी एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट पर हमें बतानी है इसकी टोटल एनर्जी क्या है। ओके, तो यहां में कहा जा रहा है व्हाट इज टोटल एनर्जी। अब 2 मीटर की हाइट पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इनिशियली इसको जितनी भी ऊंचाई पे लिया गया, 40 किलोग्राम की ब्लॉक है, इसको 5 मीटर की हाइट पे लिया गया है, जी की वैल्यू 10 रखना है। तो इनिशियली जो मैक्सिमम ऊंचाई पर जब थी ना, तो उस वक्त इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही क्या होती है, इसकी टोटल एनर्जी होती है। तो लिहाजा हमने क्या किया, मास 40 रखा, जी 10 रखा, हाइट हमने 5 रखी थी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 4 5 ये हो गया 20, अब 3 0 लगा दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 2000 जूल। टोटल एनर्जी यही होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऊंचाई पर जब आप लेके जाते हो उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो टोटल एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी उस वक्त इसके पास क्या होती है 0। तो हमें टोटल एनर्जी पूछा गया है, तो मैक्सिमम ऊंचाई पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वही इसकी क्या है, टोटल एनर्जी है, और हमारा आंसर आ रहा है 2000 जूल। तो 2000 जूल यहाँ नहीं है, 2K जूल। तो आपको मालूम है के से तो आजकल की न्यू जनरेशन तो वाकिफ है, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया है, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फिर उसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास है वो है 2014 में हमारे पास है, देखते हैं वो एमसीक्यू कौन सा है। इसमें कहा जा रहा है when a body move in the direction of gravitational force toward the earth, the work is done by the force of gravity on the body and it is dash, whereas the body move against the direction of gravitational force, the corresponding work done is dash। हमें कहा जा रहा है एक बॉडी है
जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवर्ड्स जा रही है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमें कहा जा रहा है व्हेन द बॉडी मूव अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करेगी तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले डैश में पॉजिटिव और दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद जो है वो अगला एमसीक्यू जो है वो इसी ईयर में अगला सवाल है। इसमें कहा जा रहा है अ मैन पुशेस अ बॉक्स इनिशियली एड्रेस्ड टुवर्ड्स अनदर मैन एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मालूम है जितना आपने वर्क डन किया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास जो है वो 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। फिर इसी 2014 में एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है इसी चैप्टर से, मतलब ये इस ईयर का तीसरा एमसीक्यू है और उसमें पूछा जा रहा है व्हेन अ फोर्स एक्ट एन एंगल एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट theta equal to 90 degree, the work is 0, the force does not produce work, identify the example from the following when work is 0। हमें कहा जा रहा है when the force राइट एंगल पे होता है यानी 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल होता है वर्क डन 0 के बराबर होता है। हमें कहा जा रहा है द फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस वर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन वर्क इज 0। हमें इसमें से कोई एग्जाम्पल तलाश करनी है जिसमें वर्क डन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। नंबर 1 में कहा जा रहा है इट इज कंसीडर हार्ड वर्क टू होल्ड अ हैवी स्टोन स्टेशनरी एड्रेस, स्टेशनरी पर तो वर्क डन 0 के बराबर होगा। नंबर 2 में कहा जा रहा है पर्सन वॉक अलोंग द लेवल सरफेस व्हाइल कैरिंग अ बॉक्स, लेवल सरफेस पर अगर चल रहा है ना तो भी जो होगा वो वर्क डन 0 होगा। इसमें कहा जा रहा है व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ पे भी कोई मूव करता है तो भी वर्क डन जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इन तीनों कंडीशन में वर्क डन 0 के बराबर है, लिहाजा ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास ऑप्शन ई जो है एमसीक्यू का क्या है, करेक्ट आंसर है। 1 2 3 तीनों कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। फिर इसके बाद आइए हम चलते हैं 2015 की तरफ और 2015 में देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। आइए तो 2015 में हमारे पास कहा जा रहा है अ 70 किलोग्राम स्पोर्ट्समैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट of stair in 4 seconds. The vertical height of the stair is 4.5. What will be his power output? हमें क्या करना है, इसका पावर आउटपुट क्या करना है, मालूम करना है। ओके तो सिंपल आपने क्या करना है, यही फॉर्मूला लगा देना भाई, पावर जो होगा वो mgh के बराबर है अपॉन t। अब 70 यहाँ रखा और हमारे पास जो g हमने 10 रख दिया, हाइट हमारे पास है 4.5, टाइम हमें यहाँ दिया गया है 4 सेकेंड का। अब आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया, ये 4 और इसको समझ लो कंसीडर करो 1 पॉइंट जो है ना समथिंग आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो 700 के आसपास क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। अब 700 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 700 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, ये है 7.7 एक्सपोनेंट 2। देखो ये रफ कैलकुलेशन का तरीका है जो मैं आपको अक्सर सिखाता गया हूँ, तो आपको पता होना चाहिए 700 के आसपास जो है वो आंसर है, 700 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो एक सवाल और पूछा गया है, कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ शॉपकीपर पुशेस अ फ्रूट कैरेट इनिशियली एड्रेस्ड टुवर्ड्स एन अदर शॉपकीपर बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, वही वर्क का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू भी सेम है 5 और 1। कौन कहता है एनटीएस का पेपर जो है वो रिपीट नहीं होता, तो ये आपके पास जो है सिंपल 5 जूल इसका क्या है, आंसर है। सेम सवाल अभी आपके सामने इस वक्त रिपीट हुआ था। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा द वर्क डन इज, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 180 द वर्क डन इज। पहले में पॉजिटिव फिर क्या है नेगेटिव, व्हेन द फोर्स एक्टिंग राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट थीटा 90 वर्क डन इज 0। पॉजिटिव नेगेटिव और 0, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है अगला 2015 में ही जो आपको मालूम है कि एनटीएस में डाउ वालों ने अलग कंडक्ट किया था, लियारी वालों ने अलग कंडक्ट किया था, तो इसी 2015 में हमारे पास अगला सवाल हम तलाश करते हैं।
लियारी वालों ने क्या सवाल पूछा है वो हम तलाश करते हैं। तो ओके, तो लियारी वालों ने भी 2 सवाल पूछा है। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल चाहिए। अ मूविंग बॉल कैन ब्रेक अ ग्लास विंडो। ओके, हरकत कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। अ स्ट्राइकिंग हैमर, स्ट्राइक कर रहा है, हरकत कर रहा है, ओके भाई काइनेटिक एनर्जी है। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड, भाई वो अपवर्ड थ्रो कर रहा है, हरकत कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। 1 2 3 तीनों में है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अगला एमसीक्यू है, कॉल एंड पेट्रोल आर स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी व्हेन दे बर्न केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी प्लस, हमें कहा जा रहा है कोयला और पेट्रोल जब जलते हैं तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमें कहा जा रहा है केमिकल एनर्जी जलने पर वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी प्लस डैश। अब जो है वो हीट एनर्जी है और हीट एनर्जी के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लॉसेस, गेन, विंड एनर्जी, नथिंग, लॉसेस। हीट एनर्जी के साथ साथ जो होगा वो कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी जो सराउंडिंग तक जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम आते हैं 2016 की तरफ और देखते हैं कौन सा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो 2016 में देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल आया है, हम उसकी तलाश में हैं। ओके, इस वक्त सवाल हमारे स्क्रीन पर है। इसमें कहा जा रहा है व्हेन अ 7000 न्यूटन एलिवेटर मूव फ्रॉम स्ट्रीट लेवल टू अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 300 मीटर अबव द स्ट्रीट लेवल, व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा हमें वो बताना है। तो सिंपल हमारे सामने है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, P बराबर होता है mgh। अब मास ओके, mg तो हमें सीधा सीधा दिया हुआ है 700, mg की वैल्यू दी हुई है 7000 सॉरी, और हाइट हमें दी गई है 3। ओके 300, तो ये सवाल तो एग्जैक्ट रिपीट हुआ ना, 2.1 एक्सपोनेंट 6 इसका आंसर था, 2.1 एक्सपोनेंट 6 जूल इसका आंसर था। कौन कहता है एनटीएस का सवाल रिपीट नहीं होता, सेम सवाल आपके सामने है एग्जाम्पल के तौर पर, सेम वैल्यू के साथ ये सवाल जो है वो 2016 में रिपीट हुआ है। फिर इसी 2016 में चैप्टर नंबर 7 का एक और सवाल हमारे सामने इस वक्त है और वो सवाल है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल बाय अ फैक्टर इन डेज जूल। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के बराबर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम 2016 में आपको मालूम है कि डाउ ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, केएमडीसी ने अलग और लियारी ने अलग कंडक्ट किया था। तो आइए हम देखते हैं अगला सवाल जो है वो इसी 2016 लियारी वालों ने क्या पूछा है। तो आपके सामने है, a 60 किलोग्राम बॉय रन अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 3 सेकेंड, हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन हमें चाहिए, तो वर्क डन क्या होगा, एम वर्क डन हमारे पास देखो, वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, पावर पूछता तो टाइम लगाते। तो सिंपल हमें क्या करना है, आपने जो है वो अभी तो मुझे इस टाइप के सवाल कितनी बार आ गए, आपने एम जी एच लगा के सॉल्व कर लेना है। तो एम एच जी को 10 रख दो और बल्कि जी को 9.8 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास जो है एम जी एच फॉर्मूला आप रखोगे और आपके पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। तो वैल्यू पुट करके आप खुद सॉल्व कर लें, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2016 में हम तलाश कर रहे हैं एक और सवाल भी इसी चैप्टर से पूछा गया है और वो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट्स ऑपरेट। कौन सी फोर्स है जो वर्क डन नहीं करती। ए में कहा जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बी में कहा जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, सी में कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, डी में कहा जा रहा है शेयरिंग फोर्स और ई में कहा जा रहा है इलास्टिक फोर्स। तो इनमें से कौन सी फोर्स होती है जो कभी भी वर्क डन नहीं होगी। तो याद रखिएगा, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। फिर इसी 2016 में केएमडीसी वालों ने जो सवाल पूछा है हम उसकी तलाश में हैं कि वो सवाल क्या था। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया। ओके इसमें कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड 5 मीटर अबव लेवल ग्राउंड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 न्यूटन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। हमें कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो 5 मीटर तक उठाया गया
मास इसका 20 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है हमें बतानी है, सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, P बराबर होता है mgh के, मास हमारे पास जो है वो एक मिनट हाइट 5 है, मास हमारे पास 20 ओके 20 10 और हाइट हमारे पास जो थी वो 5 थी। सिंपल सॉल्व कर लो, ये हो गया 10 बाकी 0 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा जूल, तो 1000 जूल इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सारे ये छोटी छोटी न्यूमेरिकल बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2016 के बाद देखते हैं 2017 में क्या सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से। तो 2017 का आपके सामने सवाल मौजूद है। अ पर्सन हैविंग अ मास ऑफ 60 किलोग्राम एक्सर्ट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इन पुशिंग अ 90 किलोग्राम pushing a 90 kilogram object at distance of 6 meter along a horizontal floor. He does this at constant velocity in 3 seconds. The weight of this person is approximately in Newton. भाई कहा जा रहा है एक शख्स है जिसका मास 60 किलोग्राम है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन की एक 90 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को पुश करने में, जिसकी वजह से वो 6 मीटर का फासला तय करता है और हमें कहा जा रहा है इसकी वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी 3 सेकंड तक। हमें उस शख्स का वजन पूछा गया है। कितना फजूल सवाल, क्या क्या पूछा गया है, वजन क्या होता है mgh, खत्म mgh करना है, कुछ इसका लेना देना नहीं था, सिर्फ आपको घुमा रहा है। मास दिया गया है ना, उस शख्स का वजन पूछा गया mg, बस g की वैल्यू 10 रखो, वजन दिया गया 600, इसका आंसर हो गया। समझ रहे हो, ऐसे ट्विस्ट करते हैं एप्टीट्यूड में कभी कभार। अब बच्चा सोचेगा इस फोर्स का क्या लेना देना है ये, और एक जीनियस बच्चा होगा उसको पता होगा वजन तो यार वजन का तो इससे लेना देना नहीं है। वजन में तब्दीली तब होगी जब एलिवेटर ऊपर नीचे हो। वेटलेसनेस वाला सवाल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल वो जितना भी धक्का लगा ले उस शख्स के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिहाजा जो है वो 60 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, mg फॉर्मूला लगाकर आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस MCQ का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ई है। फिर इसके बाद 2019 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। 2019 में इस चैप्टर से कौन सा सवाल है, हम उसकी तलाश में हैं, देखते हैं। ओके भाई, तो हमारे सामने ये टेक्स्ट बुक का बाकायदा सोल एग्जाम्पल का ये सवाल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट राइजेस टू अ हाइट h. How high is the object in terms of h when it has lost 1/3 of its kinetic energy? तो ये बाकायदा सोल्यूशन आपने जो है वो टेक्स्ट बुक में बाकायदा सॉल्व किया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 7 इसकी एक्सरसाइज का सवाल है। तो इसमें आपको मालूम है कि जब उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जब वो 1/3 हाइट तक पहुंच जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 1/3 लॉस हो जाती है। अगर उसकी हाइट जितनी हाइट तक पहुंचेगा ना, अगर हाइट h के बराबर होगा तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। हाइट अगर 1/3 तक पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/3 लॉस हो जाएगी। हाइट अगर h/4 तक पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 लॉस हो जाएगी। हाइट h/6 तक पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी 1/6 लॉस हो जाएगी। हाइट h/2 होगी तो हाइट 1/2 लॉस हो जाएगी। तो 1/3 ये रह जाएगा, इसका आंसर क्या है, h/3। तो ये बाकायदा टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का ये सवाल है जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 के चैप्टर के बिल्कुल एंड में जो एक्सरसाइज का सवाल है ये बाकायदा है। तो एग्जैक्ट वही सवाल इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। तो इसके साथ ही हमने 2009 से लेकर 2019 तक चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वर्क पावर इन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी MCQ थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।